तो देखिए, आज के इस एजुकेशन टॉपिक में आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं। और इसकी रिकॉर्डिंग भी हम कर रहे हैं, आपको मिल जाएगी बाद में भी। आज का मेरा टॉपिक अमित भाई ने सही पकड़ा है, मैसेज से ही पता चल गया होगा कि हम बात कर रहे हैं कि आजकल जो समस्याएं हमारी लाइफ में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, उन समस्याओं की वजह क्या है, उन समस्याओं के पीछे का रीजन क्या है। ऐसा क्या हुआ है कि हमारे सामने ये समस्याएं, हम 30 की साल की एज में, 25 साल की एज में हम हार्ट अटैक की समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं। ऐसी ऐसा क्या हुआ है कि हम 25 साल की एज में, 30 साल की एज में डायबिटिक हो रहे हैं। ऐसी क्या समस्याएं आ रही है कि यंग महिलाओं को थायराइड हो रहा है। क्या वजह क्या है इसके पीछे की, तो मैं हमारे सीनियर पर्सन सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी से मैं बारी बारी पूछूंगा। मैं एक दौर की का कंपैरिजन करना चाहता हूं आज, कि देखिए, आप जो सीनियर पर्सन है, आपका जन्म लगभग 1950, 1960, 67 के आसपास का होगा, क्योंकि आपकी एज, मेरे पिताजी की एज 67 के आसपास है। अमरपाल अंकल जी की 54 है, अब कृष्णवीर अंकल जी की 57, 58 है। दुबे जी भी हमारे 65 के आसपास हैं। तो आपका जो बचपन था, आपकी जो जवानी थी, वो शायद 1970 के आसपास की रही होगी। तो मेरा अब सबसे पहला यही है कि देखिए, 1970 के आसपास का हमारा जो जीवन था, जो रहन सहन था, वो किस टाइप का था। सबसे पहले मैं अपने पिताजी से ही बात करना चाहूंगा। आपके पास कमांड आई होगी अनम्यूट की, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए और उसके बाद आप 1970 के दशक में, 1970-80 में आप कैसा जीवन उस टाइम होता था, थोड़ा थोड़ा सा बताना है। बाकी सभी से पूछेंगे, एक एक दो दो लाइन आप ऐड कर सकते हैं जी। सभी को नमस्ते। जी नमस्कार पिताजी। भाई सभी बाल गोपाल मेरे कनिष्ठ वरिष्ठ सभी को सादर नमस्ते पुनः। अब 1970 में तो हमारी उम्र, हम तो 15 साल के थे। जी, हमारा 56 का 15 साल की एज जन्म में है। बच्चा समझने लगता है सब कुछ। हाँ, तो 15-16 साल की उम्र के अंदर हम तो 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। खूब अच्छी तरह से हमने तो देखा है। सबसे मुख्य बात यह थी कि मोटा खाना था, प्रकृति के अधीन थे। अब हम एंटी नेचर हो गए। अब की नहीं बतानी अब आपने, मैं अब की बताने वाले दूसरे पर्सन है। आपने सिर्फ उस, आप हाँ, ये भूल जाओ आज का टाइम, आप ये सोचो कि आप अभी 1970 में हो, अब आप कैसी जिंदगी जी रहे हो वो बतानी है। तो 1970 में इतना था सब कुछ। ये समझो, ना तो इतने व्हीकल थे। हम तो पैदल 5-6 किलोमीटर पैदल स्कूल जाते थे। मिडिल स्कूल हमारा यहाँ था गांव में। उसके बाद 9वीं 10वीं में हम उस 1970 के 71 में हम टांकड़ी चले गए। 5 किलोमीटर स्कूल, दोपहर में आना, दोपहर में जाना और सुबह जाना। तो कोई समय मतलब आज का और उनका, हमारा जीवन जो था, हमारा जो चाइल्डहुड था वो बिल्कुल ऐसा था, किसी तरह का कोई बंधन नहीं था। जी बहुत बढ़िया। अब हम माता पिता। ये थोड़ा थोड़ा ही बताना है, नेक्स्ट पर्सन से भी बात करेंगे फिर हम। तो आपने जो अच्छा, बताया कि उस चलो टाइम हमारे चलो। पास संसाधन नहीं थे, आने जाने के लिए संसाधन नहीं थे, हम नहीं, पैदल चलते थे स्कूल के लिए, दूसरे गांव में जाना पड़ता था, प्रकृति से जुड़े हुए थे उस टाइम। अमित, आपकी ड्यूटी है, आप पॉइंट थोड़े थोड़े से नोट अगर कर सकते हैं तो लास्ट में निष्कर्ष जो है कि हम डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट हमारे सामने आया कि उस टाइम 1970 के दौरान जो है कि स्कूल जाने के लिए भी हमें पैदल जाना होता था, दोपहरी में पैदल जाते थे। अब हम अमरपाल अंकल जी के पास चलेंगे, वो अपनी बात बताएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। एक एक, एक दो दो पॉइंट सभी से लेंगे। जी हम अंकल जी अनम्यूट करके बोलिए। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को। जी नमस्कार। आप जी नमस्कार। 1970 में, शायद आपकी एज हो सकता है कम हो, लेकिन आप 1980 की बता सकते हैं। जब से आपको याद है उस टाइम का लाइफस्टाइल कैसा था, क्या क्या चीजें थी, दो दो पॉइंट कम से कम बताने आप। सर, मैं 1980 के और पास की बात करता हूँ। उस टाइम में सर हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी थी कि हमारे बुजुर्ग वो बैठकों पे बैठते थे, हम उनकी चिलम भरते थे। और सर हम पढ़ाई भी करते थे, पढ़ाई के साथ साथ हम हल भी जोतते थे। और इतनी हमारी जो दिनचर्या थी वो इतनी बिजी ना थी सर। हम 4 बजे उठकर हर
जोतते थे हम 10 बजे तक तो सर कीला का कीला जोत के फारिग हो जाते थे, इतनी बढ़िया। और इतना करने पे भी सर हम व्यायाम करते थे। दंड 700 दंड सर हमने मान रखी है, सब खेलते कूदते थे, इतने बढ़िया साधन और इतने बढ़िया हमारे सिस्टम से सर। जो लाइफस्टाइल है वो आज बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा सर। ये जी जी अंकल जी, देखिए आजकल की बात आप ना करें, आपने सिर्फ उस दौर में पहुंचना है। आजकल की बात मैं कर लूंगा, मुझे भी पता है आजकल का, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो बच्चे हैं उनको ये दिखाना चाह रहे हैं कि उस टाइम क्या था, एक माहौल क्रिएट करके देखो आप, आपके पास आसपास। जैसे भी बताया कि आपके पास ना कोई व्हीकल था, ना कोई गाड़ी थी, ना स्कूटर था, ना साइकिल थी। कैसी जिंदगी जीते थे लोग, कितना पैदल चलते थे। अब आपने बताया कि सुबह 4 बजे उठते थे, ये पॉइंट नोट करने का है। सुबह 4 बजे उठते थे, 10 बजे तक तो एक किला जोत देते थे। तो ये चीज जो आप बता रहे हो ये आपने नोट करनी है। अब सुमन आंटी जी के पास चलेंगे, महिलाओं के काम में क्या बदलाव हुआ है, उस टाइम महिलाएं क्या काम करती थी, एक बार उनसे पूछेंगे। नमस्कार जी सभी के लिए। जी नमस्कार आंटी जी। पहले टाइम में भैया हम जो 4 बजे उठते थे, सानी करते थे, ढोरों का भैंसों का दूध निकालते थे, हाथों से बिलोते थे। और पहले ना फिजिकल वर्क थे, लेडीज बहुत काम करती थी, बहुत हाथ पैरों से अपना मटका लेके पानी का खींचना, चलाना, कुएं से निकालना, फिर लेके आते थे। बहुत काम थे पहले, अब तो कुछ नहीं है। जी और बहुत बढ़िया आंटी जी। मिट्टी का वो इकट्ठा कर लेते थे, गोबर मिट्टी, पीली मिट्टी, उसे हाथों से लीपते थे, तो दीवारों पे भी लिपाई होती थी। अब तो वो और जी बहुत बढ़िया आंटी जी ने देखिए बताया कि उस टाइम महिलाओं के काम क्या होते थे। सुबह 4 बजे उठना, सबसे पहला एक काम आप भूल गए, मुझे याद है। सबसे पहले उठते ही हमारी दादी चाकी चलाती थी। हाथ से डेली का आटा तैयार किया जाता था, हाथ की चाकी से, और डेली ही रोटी बनाई जाती थी उसकी। ये नहीं कि एक महीने का आटा एक बार में पिसवा के रख लिया। ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है हमारे लाइफ में। तो महिलाओं का काम भी आसान नहीं था। सुबह 4 बजे उठना, उठ के अपने चाकी चलानी है, उसके बाद आपने जो है कि घर के काम करने हैं, पशुओं के काम करने हैं, और जो 10 बजे जो खेत में हल चला रहा है उसका खाना लेके जाना है। पैदल जाना है चाहे आपका खेत कितना ही दूर है। तो बहुत ही संघर्ष में जीवन रहा है। सुखजीत दुबे के पास और चलेंगे एक बार। दुबे जी हमारे यूपी से हैं, तो वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ क्या चीजें थी इनके टाइम में, उनसे और बात करेंगे। दुबे जी एक बार अनम्यूट करके बताइए, आपके जो है कि बचपन काल में किस तरह का रहन सहन हुआ करता था। जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन सर। जी गुड मॉर्निंग। सर मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। प्राइमरी स्कूल हमारा जो है हमारे घर से 15 किलोमीटर दूर था, और अगल बगल कोई स्कूल नहीं थे। सर वहां हम पैदल, गांव के 8-10 लड़के होते थे, और पैदल सर अपने बस्ते को उठाए, कंधे पे रखा और स्कूल के लिए चल दिए। सर स्कूल जाते थे और वहां सर पैदल आते थे घर पे जो है। लेकिन सर स्कूल जाने से पहले मैं बातें छोड़ दिया। सवेरे जब मैं उठता था तो पिताजी ने ड्यूटी लगा रखी थी, कुट्टी काटनी है। तो सर वो हाथ वाली मशीन होती थी। मैं और मेरे चाचा की लड़की जो है, दुबे जी, मेरे मैं से शायद, 1 साल बड़ी। मैं अगर समझ पा रहा हूँ तो उस टाइम हाथ से चलाने वाली मशीन भी नहीं होती थी उस टाइम। मैंने जो देखा है या सुना है अपने दादा से, हाँ अमरपाल अंकल जी इशारा कर रहे हैं, वो हाथ से काटते थे। नहीं, हाथ वाली थी सर जी, लेकिन हमारे यहाँ सर थी, वो हाथ वाली मशीन थी हमारे यहाँ। जी जी जी। हमारे हाथ वाली भी थी, पिताजी उससे काटते थे। लेकिन सर हमारे टाइम में हम खूब जानने लायक, हमारे पिताजी ने हमारी ड्यूटी लगा रखी थी। हम दोनों सर वो कुट्टी काटते थे, वो लगाते थे और गंडासा हम बोलते हैं काटते थे जिसको। उसको। हाँ जी। जिसको गंडासा बोलते हैं, हमारे देसी भाषा में गंडासा चलाते थे, हाथ से घुमाते थे। आजकल जो मोटर से चलता है। तो हाँ जी, हाँ जी, दुबे जी काटते थे बहुत सर जो बढ़िया। है। देखिए अब दुबे जी ने जो बताया कि सुबह स्कूल जाने से पहले बच्चे कितना काम करके हार्ड वर्क करके जाते थे। वो जो हाथ की मशीन है वो किसी ने चलाई हो तो आपको पता होगा कितनी ताकत लगती है उसमें। उससे भूसा भी काटना है, उससे
कुट्टी भी काटनी है जी। दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई बात आपकी रह गई है, थोड़ा जल्दी सर करो। सर हमारे घर के बराबर में सर कुआं था। कुएं से सर वो गरारी होती थी सर, उससे पानी निकालते थे दो व्यक्ति जो है सर, उससे पूरी एक्सरसाइज हो जाती थी। और बराबर में पत्थर के नाद होते थे। सर आपके यहाँ खोर होती है, हमारे यहाँ पत्थर की बनी हुई सर वो खोर टाइप की होती है जो मिस्त्री बनाते हैं पुराने जमाने की। तो सर उसमें पशु खाते थे, उसकी सफाई करते थे सर जो है, उसमें पानी डालते थे, पुराना पानी फेंकते थे। ये सारे काम थे सर जो है स्कूल जाने से पहले। अब इसके बाद सर जब स्कूल से आते थे तो सर दूध और रोटी माता जी डुबो करके जो है हमें खिलाती थी सर जो है। सब्जी जी, दाल तो खाने की बहुत बात कम दुबे जी मिलता था बाद सर में जो है। करेंगे, अभी हम सिर्फ जीवन शैली की बात कर रहे हैं। उस टाइम का समय कैसा था, माहौल कैसा था, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो देखिए, अब मेरी सीनियर पर्सन से लगभग बात हो गई है, तो देख मेरे सामने जो बात आई है वो ये आई है कि भाई हमारा देश जो है कि कृषि प्रधान रहा है। उस टाइम भी कृषि थी, आज भी कृषि प्रधान है, लेकिन आज थोड़े से तरीके बदल गए। तो हमारा जो भारत देश है कृषि प्रधान रहा है। सुमन आंटी जी का हैंड रेज जो है, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, कृष्णवीर अंकल जी, जी जी, आपको हम भूल गए, पीछे आप बैठे हैं। जी जी, बताइए। हाँ जी, सभी हेल्थ कवच को नमस्कार जी। जी नमस्कार अंकल जी। मेरा जन्म जो 1967 में हुआ था जी, 1967 में। तो जी हमें खूब ध्यान है, जब जब हम जो 12 साल का था, तो एक मेरे पिताजी ने एक साइकिल के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने की एक साइकिल दे दो, मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है। तो जब 250 रुपये की साइकिल आती थी जी, तो वे 250 रुपये भी बहुत मुश्किल से जो पैदा होते थे। तो जब मेरी साइकिल आई तो सारा गांव देखने के लिए आया। ये 1980 के आसपास की बात है जी। तो बहुत साइकिल बढ़िया। के लिए भीड़ लगी हमारे घर। भाई तो बहुत साइकिल आई है। आजकल तो मर्सिडीज गाड़ी को देखने नहीं आते जी। ये फर्क दिनचर्या में आ रहा है। और जी खान पीन में बिल्कुल। इतना फर्क है कि पहले बहुत अंकल जी, शुद्ध खाने खाना की होता बात था। अभी नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम उस समय की बात कर रहे हैं, खाने की बात थोड़ी देर में करेंगे। तो अंकल जी ने बहुत बढ़िया चीज बताई कि उस टाइम क्या कदर होती थी। एक साइकिल को भी पूरा गांव देखने के लिए आता था, मतलब चीजें इतना अभाव था कि चीजें थी ही नहीं। साइकिल भी ये लगता था कि ये क्या मशीन आ गई, क्या चीज लिया है, क्या खरीद लिया है। 250 रुपए की कीमत क्या होती थी, बहुत बढ़िया अंकल जी ने बताई। तो देखिए, अब मैं बात करता हूँ। देखिए, खाने की बात जब आप कर रहे थे, आपने देख लिया कि 1970-80 के दौरान के दशक में जो है कि लोगों का रहन सहन कैसा था, ये हमने बात कर ली है। हमारा देश कृषि प्रधान रहा है, ये कोई सभी को बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है कि हम खेती के ऊपर ही डिपेंड होते आए हैं। आज भी हम खेती के ऊपर ही डिपेंड है। अगर हम किसान हमारे देश में नहीं होंगे तो हम पेट भी नहीं भर सकते, इतनी जनसंख्या है। तो किसान कृषि जो है कि हमारा मुख्य व्यवसाय है। ज्यादातर आबादी हमारी कृषि पर ही निर्भर हुआ करती थी उस टाइम। तो बिल्कुल जो है कि 99% जो लोग थे, 1-8% ही नौकरी वगैरह करते थे, बाकी सभी कृषि के ऊपर डिपेंड थे। और खेती को ही उत्तम कार्य माना जाता था। अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप जो है कि सीनियर पर्सन जो बैठे हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। देखिए, मैं उस टाइम नहीं था, लेकिन मैंने जो सुना है, अनुभव किया है, मैंने अपने दादा के साथ टाइम बिताया है, तो मुझे चीजें थोड़ी सी समझ आती है। मैंने उनसे सुना है ये चीजें। तो वो हमेशा कहते थे खेती जो है कि सबसे उत्तम काम है। तो उस खेती में अनाज पैदा करने के लिए बहुत ही कठोर परिश्रम करना पड़ता था। जी, अनम्यूट करके बोलिए। आपका हैंड रेज हुआ है, मेरे पिताजी ने हैंड रेज कर रहे थे, एक बार बोलिए। आवाज थोड़ी हेलो। ब्रेक हो गई आपका नेट। जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलो। भाई। हाँ, महर्षि दयानंद ने किसान को राजाओं का राजा कहा है। जी बिल्कुल। हेलो। देखिए, राजा का काम होता है अपनी प्रजा का पालन करना, और किसान जो है कि सबका पेट पालता है, हाँ, इसलिए उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, राजाओं का राजा ही होता है किसान। मैं एक एक आपकी आवाज ब्रेक हो अनपढ़ रही है, थे, नेटवर्क इशू और है शायद। मैंने 70 मेरे पिताजी अनपढ़ थे, लेकिन उनको वैसे ज्ञान बहुत था। 77 में मैंने ग्रेजुएशन किया। तो थोड़ा सा उन्होंने कैमरे एक ही को ऊपर बात करो, कही, आपका भाई फेस उत्तम दिखाई नहीं दे रहा। खेती। हाँ अब ठीक।
वो मेरे पिताजी बोलते थे, ये बताते थे, वो साधु संतों के पास ज्यादा उनका आना जाना था। वो कहते थे उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी, भीख द्वार। उन्होंने कभी हमें ये नहीं कहा कि भाई तुम नौकरी जाओ, नौकरी करो। तो उन्होंने ये कि वो ऋषि दयानंद के सिपाही थे तो अनपढ़, लेकिन थे आर्य समाज के एक विशेष उनका योगदान था हमारे समाज को। तो वो यही कहते थे, भाई जो महर्षि ने ये कहा है किसान राजाओं का राजा है, तो हमें और क्या बनना है, हम तो स्वयं ही, हम तो यही यथा स्थिति अपना सहयोग समाज को करें। ठीक है जी, जी धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल यही बातें हमने सुनी थी उनसे। हमेशा यही कहते थे कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट जो है कि हमारी चाकरी नौकरी जो होती है ना, नौकरी को तो वो बिल्कुल निम्न स्तर का माना करते थे। और यही वजह रही कि हमारे पिताजी ने उस टाइम में ग्रेजुएशन करने के बाद भी नौकरी नहीं की। कोई बात नहीं, जो समय के अनुसार हुआ बहुत बढ़िया हुआ। तो अब हम खाने के ऊपर बात करेंगे। मैं मोटा मोटा बताता जाऊंगा, कहीं आपको ये लगे कि कुछ बदलाव करने की जरूरत है तो आप हैंड रेज कर देना। देखिए, हम बात कर रहे थे अनाज की, तो अनाज पैदा करने के लिए किसान को बहुत भारी मेहनत करनी पड़ती थी। आप सीनियर पर्सन जो बैठे हैं, आपने तो उस टाइम में उसको किया है, देखा है। तो खाने में देखिए क्या होता था उस टाइम। घर में, अपने घर का, अपने खेतों में जो चीज अनाज उपलब्ध है, जो सब्जियां उपलब्ध है, सिर्फ वो ही खाई जाती थी। मंडियों से कोई नहीं लेके आता था, कोई दुकान नहीं होती थी, कोई दुकान से खरीद के नहीं लाता था। जो आपके खेत में अवेलेबल है, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी से उधार ले लिया आपने, अदला बदली कर ली, किसी के जो है तो हमने गेहूं से बदल लिया, चना है तो हमने दूसरी अनाज से बदली कर लिया। मिल बांट के जो हमारे खेतों में उपलब्ध है, जो हमारी मिट्टी से हमें जो मिल रहा है, वो चीजें हम खाते थे। घर का बना हुआ ताजा खाना ही हम खाया करते थे। बिल्कुल ये नहीं था कहीं रेडी पे जाके हमने चाट खा ली, कोई पकोड़े खा लिए, कुछ खा लिया। सिर्फ और सिर्फ ताजा बना हुआ खाना उस टाइम हम यूज करते थे, और वो घर पर ही तैयार किया जाता था। और जब देखिए, अमित भाई ने 2-3 दिन पहले एक बात बताई थी कि जो खाना हम घर पे तैयार करते हैं वो हम अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए अच्छा खाना तैयार करते हैं, लेकिन जो हम मार्केट से मंगाते हैं वो मार्केट वाला अपना एक बिजनेस कर रहा है। वो उसमें प्रॉफिट देखता है, वो आपकी हेल्थ को नहीं देखेगा। इसलिए मैं इसके ऊपर जोर दे रहा कि उस टाइम हम घर पे बना हुआ ताजा खाना खाते थे, और अपने घर की ही सारी सामग्री उसके अंदर यूज होती थी। सुबह के समय मोस्टली सब्जी रोटी दाल खाई जाती थी। अगर कहीं बाहर भी जाना होता है तो देखिए, अभी अंकल जी बता रहे थे कि व्हीकल नहीं थे, पैदल ही आना जाना होता था। तो या तो अपनी रोटी साथ लेके चलते थे, या फिर उस समय संस्कार ऐसे थे, माहौल ऐसा था कि हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी भी घर में जाके अगर हम पहुंच गए तो हमें खाना मिलता था। अक्सर लोग एक दूसरे से राह चलते से पूछ लेते, भाई खाना खा लो, अब टाइम हो। फास्ट फूड की तो हम सोच भी नहीं सकते थे उस टाइम। फास्ट फूड की उपलब्धता नहीं थी। हर मौसम में उस मौसम के ही फ्रूट या सब्जियां मिलते थे। अब अगर किसी का आम खाने का मन कर गया, कृष्णपाल अंकल जी का उस टाइम में अगर सर्दियों में आम खाने का मन कर गया, तो इनको गर्मियों तक वेट करना पड़ेगा। तो मतलब मौसम के फल मिलते थे, और वो फल कैसे होते थे, सब्जियां कैसे होती थी, जो पेड़ के ऊपर नेचुरली जो है कि तैयार होते थे, पकते थे। वो फल सब्जियां प्राकृतिक रूप से जो है कि जो मिलते थे हमें, वो चीजें यूज होती थी। प्रिजर्वेटिव्स नहीं थे, किसी को स्टोर करने की जो है कि वो नहीं था, माहौल संसाधन नहीं थे, कोई कोल्ड स्टोर नहीं थे। दूध दही और घी। अब देखिए, आजकल का जो हमारा चलन है उसमें डॉक्टर मना करते हैं दूध घी और दही नहीं खाना है, दूध घी तो आपने बंद कर देना है। लेकिन उस टाइम में दूध घी को सबसे अच्छा खाना माना जाता था। इसके ऊपर मैं बात करूंगा क्यों माना जाता था, क्यों जो है कि अब उसको इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्यों उस समय अच्छा माना जाता था। तो दूध दही और घी को सबसे अच्छा उस टाइम में यूज किया जाता था। गाय भैंस का ताजा दूध और शुद्ध दूध मिलता था। पैकिंग वाला पन्नी वाला दूध नहीं हुआ करता था। गाय भैंस का, बकरी का, भेड़ का, चाहे किसी का भी है, लेकिन ताजा और शुद्ध हुआ करता था। दही मक्खन और घी पर, दही और मक्खन जो है कि वो घर पे तैयार किया जाता था, और उसको तैयार करने की जो विधि थी वो अच्छी थी। दूध को गर्म करते थे हारी में, वो बिल्कुल लाल कलर का हो जाता था, बहुत मोटी मलाई आती थी। फिर रात को उसको दूध जो है कि उसमें उसको जमाते थे। सुबह उसको हाथ से जो है कि बिलोते थे, फिर उसमें से मक्खन तैयार करते।
तो घी को हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता था। घी घी हम अपने बैलों को भी खिलाते थे, और जो आदमी, जो महिलाएं हैं जो उस टाइम में थे, वो खुद भी खाते थे, खूब खाते थे। ये नहीं है कि बहुत कम खाते थे। बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करते थे, इसलिए उनको अधिक ज्यादा बहुत ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती थी। अब देखिए, पैदल चलना था, चलने के लिए कोई व्हीकल नहीं, कोई संसाधन नहीं, पैदल ही चलना है, तो उनको सारा दिन पैदल चलना है। फिर दूसरा जो है कि उनके पास काम करने के लिए कोई मशीन नहीं है, शरीर से काम करना है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती थी, इसलिए उनको कैलोरी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी। और देखिए, अनाज के तौर पे बाजरा होता था, ज्वार होती थी, चना हो गया, जौ हो गया, गेहूं तो बहुत कम होता था, गेहूं इतना ज्यादा यूज भी नहीं करते थे, गेहूं की रोटियां। चावल हो गया, दाल हो गई, सब्जियां हो गई, अचार घर पे तैयार करते थे। मतलब ज्यादा हम जिसमें कैलोरी ज्यादा होती है, वो उस टाइम के खाने में उपलब्धता थी। मोस्टली जो चीजें थी, खाना था, वो हमारे दूध और घी के ऊपर बेस्ड था। उन्हीं से हम उन्हीं का कोई अलग चीज बना ली, कोई और कुछ तैयार कर लिया, लेकिन ये चीजें उसके अंदर हुआ करती थी, और इनमें कैलोरी बहुत ज्यादा हाई होती है। क्यों होती थी? उस टाइम कैलोरी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी। मिठाई के तौर पे अब मैं बात करना चाहूंगा। मिठाई अगर खाने का मन करता था उस टाइम 1970 में, तो मिठाई में क्या खाते थे? मैंने आपको अनम्यूट की कमांड दी है, एक बार अनम्यूट करके बोलिए। हाँ मुझसे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उस टाइम में देखिए, मिठाई। अब हमारे बच्चे कहते हैं कि मीठा खाना था, हम 1 मिनट में बीकानेर से जाके मिठाई ले आते हैं। उस टाइम में अगर आपका मन करता था कि मीठा खाना है, तो क्या करते थे? कैसे जो है कि लड्डू लड्डू लड्डू, ब्याह शादी में लड्डू, जलेबी, ये तो ब्याह बालूशाही। शादी की बात हो गई। ब्याह ये शादी की नहीं कह रहा मैं, घर पे अगर मन कर रहा है कुछ मीठा खाने का, घर वालों को कह रहे हो जी मीठा खाना है मेरे को, सुमन आंटी जी कुछ कहना मीठा चाहते हैं। घर में खाने का हलवा हो गया देसी घी का, हाँ, खीर हो गई, खीर हो गई, चूरमा हो गया। खीर बनाते चूरमा। थे, खीर हाँ, बनाते खीर। थे, हलवा बनाते थे भैया, हलवा बना दिया बेसन का, आटे का, गाजर का हलवा सर्दियों में, ऐसे जी ही जी जी मिठाई। जी आंटी जी, तो मैं यही सुनना चाह रहा था कि अगर वहां उस टाइम मिठाई अगर खाने का मन कर रहा है, तो हमारे पास हलवा, खीर, चूरमा, ये ही एक दो ऑप्शन होते थे। ये नहीं कि आज मुझे जो है कि पिन्नी खानी है, मुझे तो जो है कि डोडा बर्फी खानी है, मुझे आज काजू कतली खानी है, ये चीजें नहीं थी। तो मिठाई के तौर पे खीर, हलवा बनता था, वो भी कभी कभी बनता था, रोज नहीं बनता था। जंक फूड, पैकिंग का खाना, सॉफ्ट ड्रिंक। अब देखिए, आजकल कोको कोला पीने का मन कर रहा है, कोई ड्यू पी रहा है, कोई लिम्का पी रहा है, कोई स्टिंग पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है। उस टाइम पे अगर कुछ पीने का मन करता है, तो क्या होता था? शिव जी दुबे जी के पास चलेंगे। राव साहब, गन्ने का शरबत होता था। मैं आपको बताऊं, उस सीजन का आलू पैदा होते थे, आलू। और उसी टाइम आलू के सीजन में गन्ना होता था। ये होता था कि आज खाना घर में नहीं बनेगा, आज आलू का आलू दम बनेगा, और प्लस गन्ने का रस निकाला जाएगा। उसमें 2-4 किलो दही मार देते थे गन्ने के रस में, उसको मिक्स करके आलू खा लिया, और गन्ने के रस में दही मिला करके पी लिया। सारा दिन भोजन करने की हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी। जो बहुत बढ़िया। तो दुबे जी ने अपने वहां का बताया कि वहां गन्ना होता था। देखिए, अब हमारी साइड गन्ना नहीं होता, तो मैं अब यहाँ का पूछता हूँ, यहाँ क्या करते? जो हमारे रेवाड़ी नारनौल के आसपास है, यहाँ गन्ना नहीं होता, तो यहाँ अगर कुछ मीठा खाने का, हाँ कुछ जी। मीठा शरबत पीने का मन करता है, तो क्या करते थे? उस टाइम कोल्ड ड्रिंक तो नहीं थी। हाँ, हमारे यहाँ, हमारे गांव की लोकेशन राजस्थान के पास तेल का गांव है। तो यहाँ हमारे एक मुख्य पेय पदार्थ, पेय है लस्सी और राबड़ी। हेलो, हाँ क्या जी, हाँ मेरी जी। आवाज आ जी रही? जी, आ रही है आवाज। लस्सी और जो राबड़ी, जो देखिए जो हमारे कल्चर है वहाँ राजस्थान का। राबड़ी जो होती है, जो कि घाट की तैयार होती है और गर्मियों में। लेकिन मैं जो पूछना सुनना चाह रहा था, वो है हमारा जो नींबू की शिकंजी होती है, वो मेन मुख्य तौर पे जो है कि यूज की जाती थी पेय के रूप में, कोल्ड ड्रिंक के रूप में, या हम जो है कि आजकल जो हम ये पीते हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक। उस टाइम में नींबू की शिकंजी जो है कि ये हमारा मुख्य
हुआ करता था। शीतल पेय के रूप में हम इनको यूज करते थे। नींबू की शिकंजी हो गई या कोई शरबत भी उस टाइम बनाते थे लोग। तो ये तो था आज का हमारा 1970-80 के खाने का दौर। अब हम जो है कि आज के यंग जो पर्सन बैठे हैं हम उनसे बात करेंगे। भाई आपका जो है कि लाइफस्टाइल का तो सबको पता है सारे। आप जो है कि अगर सिंगल आदमी को 10 कदम भी जाना है तो आप गाड़ी लेके जाते हैं बहुत बड़ी वाली और एसी चला के जाते हैं। तो वो उसके ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि आज की जिंदगी हम सभी जी रहे हैं। हमें पता है कि किस तरह की जीवन शैली हो गई है। ना हम पैदल चलने का काम रहा है ना कुछ। तो हम सीधा खाने के ऊपर चलेंगे। तो आज के खाने में अभी लोकेश के पास चलते हैं। सबसे पहले लोकेश बताओ आज का खाना कैसा है और क्या है खाने में आजकल। सर मैं गुड मॉर्निंग सभी को सबसे पहले। जी गुड मॉर्निंग। सर आज का खाना सर, अभी मैं तो अपना पुराने हिसाब से ही चलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि गांव में भी मेरा वही है जो आप अभी जस्ट बता रहे थे कि अपने राबड़ी और घोड़वा जो बना के मिक्स करके सुबह वही पीते हैं सब लोग अभी भी। और मैं आपके दोपहर पास में नहीं पूछ रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ आज के टाइम में जो एक चलन है उसके ऊपर बात करेंगे। चलन है सर, उसका तो मैं यही कहूंगा अभी सुबह सुबह जो है नई जनरेशन का ये है कि वो 9 बजे जाके चाय की दुकान पर खड़ा हो गया, या फिर और कुछ जो भी अपना फास्ट फूड जाके देख लिया उसने वही खाएगा। जी देखिए मैं इसमें ऐड जानता ही करना नहीं कोई चाहूंगा। पुरानी पुरानी चीजें। बिल्कुल। आज का देखिए समय में क्या है, प्रोसेस फूड, प्रोसेस पैकिंग फूड फूड। और पैकिंग फूड और प्रोसेस फूड का टाइम है, जमाना है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इसमें। जैसे चिप्स हो गए, बिस्किट हो गए, नमकीन हो गई, नूडल्स, मैगी, जिनको चाउमीन, नूडल्स तो ये है। नूडल्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक जो कोका कोला पी रहे हैं, कोई पिज्जा के साथ कोक पी रहे हैं, कोई और बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये आजकल के चलन में ज्यादा है, ज्यादा इस्तेमाल इनका किया जा रहा है। और देखिए प्रिजर्वेटिव खाना जो पैकिंग वाला आता है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक खराब ना हो। उसके अंदर कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। अगर मैं आपको कहीं गलत लगूँ तो आप बीच में टोक सकते हैं। आप चार आदमी बैठे हुए हैं आज की जनरेशन के। कलर यूज होता है खाने में, आप एग्री हैं इस चीज से? यस। जो भी हमारा खाना आता है उसके अंदर कलर मिक्स होता है। अच्छा, आर्टिफिशियल फ्लेवर। आप कोई चीज लेके आओगे उसके ऊपर लिखा होगा अमरूद का जो है कि ये गवावा फ्लेवर है, ये मैंगो फ्लेवर है, ये ऑरेंज फ्लेवर है। तो क्या उसमें एक्चुअल में जो है कि फ्रूट मिलाया जाता है? उसके अंदर एडिड फ्लेवर होते हैं। तो क्या आजकल के खाने में क्या हो रहा है, प्रिजर्वेटिव हो रहे हैं, कलर ऐड हो रहा है, आर्टिफिशियल फ्लेवर का जो है कि ज्यादा प्रयोग हो रहा है। उसके बाद जंक फूड। जंक फूड अब 1970-80 की हमने बात की, उस टाइम जंक फूड था ही नहीं। अब जो जंक फूड है उसमें आप कितने ही नाम गिना सकते हैं। पिज्जा, बर्गर, समोसा, मुंह में पानी आ रहा है देखो बात करने से। फ्राइड आइटम, पता नहीं क्या क्या नाम है उनके, मुझे तो नाम भी नहीं पता। और अगर डेली नहीं खाते तो वीक में एक बार तो जरूर खाते हैं। कोई कितना ही डिसिप्लिन हो लेकिन फिर भी एक बार तो डिमांड आई जाती है घर से कि आज तो बहुत दिन हो गए, आज तो है कि समोसे खाने का मन कर रहा है, आज ब्रेड पकोड़े खाने का मन कर रहा है, आज गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है। गोलगप्पा तो खास तौर पे आजकल की महिलाओं का फेवरेट है। बारिश हुई नहीं, आज गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, आज समोसे खाने का मन कर रहा है। तो ये जो है कि आजकल की चलन की चीजें हैं जो जंक फूड है, और हम इसको नॉर्मल लेते हैं बिल्कुल यार ये तो नॉर्मल चीजें हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, नाश्ता ब्रेकफास्ट को लोग स्किप करने लगे हैं। हमारे जो पहले बुजुर्ग होते थे वो सुबह खाली पेट कभी भी नहीं निकलते थे घर से। अगर आपको पता हो, मैं आप सीनियर पर्सन से अगर किसी से बात करूं तो अगर सुबह 4 बजे वो हल लेके जा रहे हैं तो 4 बजे भी वो चाहे बासी रोटी खा के जाए, चाहे दूध पी के जाए, लेकिन खाली पेट कभी नहीं जाते थे। ब्रेकफास्ट होता था उनका। आजकल के लोग क्या है, वजन घटाने के चक्कर में ये सोचते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट छोड़ देता हूँ। सबसे मोटी गलती करते हैं, नाश्ता स्किप करने लग गए, रात का खाना 12 बजे के बाद खाते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो आज की जनरेशन है 60% खाना रात को 12 बजे खाते हैं। चाहे कोई वैसे कहते कि नहीं जी हम तो बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल जीते हैं, कहने को कुछ भी कह सकता है कोई, लेकिन बहुत बहुत रेयर चांस है जो कोई 7 बजे 8 बजे खाना खा लेता हो। 12-12 बजे तक लोग खाना नहीं खाते।
तो अब देखिए रात का जो खाना है वो हम आधी रात तक जाके खाते हैं। और सबसे भयंकर जो समस्या है, खाना खाते टाइम मोबाइल हाथ में, टीवी चल रहा है सामने। अब घर का खाना जो है कि सिंपल खाना पसंद नहीं आता। 2 दिन 3 दिन घर का खाना दे दो, आपका ये मन करेगा यार मजा नहीं आ रहा, घर की रोटी सब्जी दाल जो है कि वो बच्चे के लिए इससे पैकिंग वाला खाना चाहिए, या होटल का खाना मंगाते हैं या होटल में जाके खाते हैं। सप्ताह में 10 दिन में महीने में 1 2 दिन तो बच्चों की डिमांड आ जाती है कि आज बाहर खाना खाते हैं। ये मैं एक कॉमन सी बात कर रहा हूँ जो आजकल के कल्चर में है। अगर आप जो यंग पर्सन बैठे हैं, अगर किसी को इसमें कोई ये लगे कि नहीं मैं गलत कह रहा हूं, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, आपकी बात जरूर सुनेंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप सुनिए प्लीज। अच्छा, अब देखिए मौसम के फल और सब्जियों की जगह क्या आता है, पैकिंग वाले जूस। जूस आता है डब्बे में पैक होके कि ये लीची का जूस है, ये अमरूद का जूस है, ये एप्पल का जूस है, ये फलाने का जूस है, ये धिकड़े का जूस। अब क्या किसी फ्रूट के जूस को आप पैक करके रख सकते हो अपने घर में? आप गन्ने का जूस निकाल के 10 मिनट रख के देखना, उसका कलर ही बदल जाएगा। जो एक बिल्कुल सिंपल जूस बताया मैंने, तो कहाँ से जूस हो गया वो? कुछ नहीं है, वो फ्लेवर है, सिर्फ चीनी घोल के पिलाते हैं आपको। तो मौसम के फल सब्जियों की जगह ये पैकिंग वाले जो जूस आ गए हैं, फलों का जो बनावटी स्वाद जिसके अंदर फ्लेवर ऐड किया जाता है, उन्होंने ले ली है। अब देखिए देसी घी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है आजकल। जो हमारे पुराने पर्सन वो कहेंगे यार हमने या हमारे बुजुर्गों ने तो खूब घी खाया, खूब दही खाया, खूब दूध पिया, उनको तो ये समस्या ही नहीं आई। अब ये क्या दिक्कतें आ रही है कि भाई घी बंद कर दो, दूध बंद कर दो, मक्खन बंद कर दो। इसकी मैं बात बताऊंगा कि जो हमारी अभी हमने डिस्कस किया है कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती थी। सुबह 4 बजे उठ के हल चलाते थे, सारा 10 बजे तक तो एक किल्ला जोत दिया करते थे। तो एक किल्ला जोतने के लिए हल, बैल का जो हल होता है, एक ही लीक होती है उसकी। एक लाइन में जाना फिर आना, फिर जाना फिर आना। एक किले में कितने किलोमीटर पैदल चल गया वो। तो वो तो घी चाहे पी ले तब भी उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जो है कि खाने में उनकी बराबरी करना चाहते हैं कि मेरा दादा तो घी पीता था गिलास भर के, मैं भी पीऊंगा। आप पी के देखो, पता चल जाएगा। या फिर आप पी लो, मैं नहीं कहता मत पियो, आप पियो। एक जोड़ी बैल लिया हो, सुबह 4 बजे हल लेके जाया करो, कितने दिन जाओगे। ऐसे ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने अपने बचपन से लेके जब तक जिंदा रहे तब तक हल जोड़ा है। अगर आपकी गाड़ी है खूब, मर्सिडीज आपने कई करोड़ की खरीदी है, उसका भी लिमिट है, इतने किलोमीटर चलने के बाद वो कंडम होगी। अगर उस बुजुर्ग के मीटर लगा दिया जाता तो वो अपनी जिंदगी में पता नहीं कितने करोड़ किलोमीटर चल गया होगा। सारी जिंदगी ही चलने में निकाल दी, इसलिए वो घी को पी सकता था। अब हम उनकी बराबरी करना चाहते हैं कि मैं भी घी पीऊंगा, मैं भी घी खाऊंगा, सिर्फ एक जीभ के स्वाद के लिए। भाई ये जीभ का स्वाद जो है कि लेने के लिए है, लेकिन ये नहीं है कि हम रीस करें। अगर हम रीस करना चाहते हैं तो हमें हर चीज में रीस करनी पड़ेगी। आज मैं इसीलिए मैंने ये बातें रखी हैं। तो देसी घी दूध मक्खन को पचाने वाली हमारी लाइफस्टाइल नहीं बची है, इसलिए हमें इसको अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। तो ये तो होगी हमारे खाने की बात। अब लाइफस्टाइल की भी मोटी मोटी हमारी बातें हो गई है, मैं मोटा मोटा सा दोहरा देता हूँ, सभी एक बार सुन ले। 1970-80 के दशक की लाइफस्टाइल, आप महसूस करें कि आप 1970-80 के दौर में बैठे हुए हैं, आपके ऊपर पंखा भी नहीं चल रहा, पेड़ के नीचे बैठे हैं। उस समय लोग पैदल या साइकिल पर चलते थे, या तो पैदल चलना होता था। देखिए मैं बताऊं, आजादी से पहले हमारा जो है कि देश की राजधानी भी लाहौर हुआ करती थी, आपको पता है कि नहीं पता? और लाहौर जाने के लिए रेल थी, या तो और वो रेल भी कई दिन में एक बार जाती थी, ये नहीं कि दिन में 10 चक्कर लग रहे हैं। पैदल जाते थे लोग लाहौर तक। और हमारा हरियाणा भी जो है कि 1966 में बना है, उससे पहले यहाँ पंजाब था। तो यातायात के संसाधन साधन नहीं थे, पैदल आना जाना हुआ करता था। खेती के लिए कोई मशीनें नहीं हुआ करती थी। हर काम को आपस में मिलकर फिजिकल मेहनत से किया जाता था। पशुओं की मदद बहुत ज्यादा ली जाती थी। किसी के घर में अगर बैल गाय ने बछड़ा पैदा कर दिया तो ये खुशी मनाते थे जैसे बेटा पैदा हो गया।
देखिए हर काम को मिलकर आपस में भाईचारा इतना था कि एक दूसरे की हेल्प करके मिलकर पूरा करते थे, क्योंकि इतना हार्ड वर्क हुआ करता था, अकेला आदमी नहीं कर सकता, उसके एक दूसरे की सहयोग की जरूरत होती थी, इसलिए मिलकर काम करते थे। जैसे हल चलाने के लिए बैलों की जरूरत होती थी, कुएं से पानी निकालने के लिए, खेती के लिए रहट चलते थे उस टाइम। रहट आप लोगों ने तो, पुराने पर्सन बैठे उन्होंने देखे होंगे खूब, मैंने नहीं देखा चलता हुआ, लेकिन मैंने उसके वीडियो वगैरह देखे किस तरह से रहट काम करता है। उस रहट को घुमाने के लिए भी इंजन या कोई मोटर नहीं होती थी, उसको घुमाने के लिए भी जो है कि बैलों की मदद ली जाती। बिजली तो थी ही नहीं, बिजली का कनेक्शन तो हमारे घर में मेरे सामने हुआ है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और 85 का बर्थ है मेरा, तो उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो क्या जो है कि हमारी लाइफस्टाइल थी, क्या संसाधन थे हमारे पास। तो पशुओं के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड थे, फिजिकल वर्क के ऊपर हमारी सारी चीजें डिपेंड होती थी। कुएं से पानी निकालना है तो बैलों की मदद चाहिए, हल जोतना है तो बैलों की मदद चाहिए, कहीं आना जाना है तो बैलगाड़ी ही हमारा एक सबसे सुपर, जो हमारा एक ट्रैफिक हुआ करता था सबसे बढ़िया। बैलों के साथ कम काम करने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता था। जैसे मैं अभी कह रहा था, हल चलाना है तो सुबह से लेकर शाम तक वो कितने किलोमीटर जो है कि चलता था। और सुबह 4 बजे उठकर, ये एक बहुत ही जबरदस्त चीज है, सुबह 4 बजे उठकर अपने बैलों को लेकर वो जाते थे, उसके साथ पूरा दिन काम करते थे। काम करने के बाद पूरा दिन थके हारे शाम को जब आते थे तो मनोरंजन के साधन क्या थे? हम 1 मिनट में अपना म्यूजिक चला के, टीवी चला के, मोबाइल चला के बैठ जाते हैं कि मैं थक गया हूँ, बोर हो गया हूँ, मुझे थोड़ा सा इंटरटेनमेंट चाहिए। आप सोचो 1970-80 में इंटरटेनमेंट के लिए क्या था? रेडियो भी किसी किसी के घर में हुआ करता था, जो बिल्कुल जो है कि एक ये कहते हैं कि अमीर लोग हुआ करते थे। साइकिल और रेडियो जिसके पास होता था वो अपने जमाने का हीरो हुआ करता था, अपने जमाने का धनाढ़ पर्सन हुआ करता था। और रेडियो पर भी लिमिटेड प्रोग्राम आते थे, आकाशवाणी रोहतक, आकाशवाणी दिल्ली, मेरे ख्याल से किसान भाइयों का प्रोग्राम, एक दो उसके अंदर बीच में रागनी सुनाई जाती थी। और वो भी बाद में आई होगी, शायद 1980 के 90 के बाद के आसपास आई। 1970-60 की बात करूं तो ये चीजें भी नहीं थी, अगर थी तो हमारी जो सोशल, जो नॉर्मल पर्सन है उनकी पहुंच में नहीं थी। तो उस टाइम उनका जो मनोरंजन का साधन क्या होता था, रात को खाना खा के वो एक जो चौपाड़ बोलते हैं या बैठक बोलते हैं, एक सामूहिक जगह हुआ करती थी, वहां आके सभी लोग इकट्ठे होते थे। हुक्का पीने का प्रचलन था, हुक्का पीते थे और आपस में अपनी दिनचर्या को शेयर करते थे कि आज हमने ये करा, आज ये प्रॉब्लम आई। और उस कोई समस्या अगर किसी की होती थी तो उसको मिल बैठकर बातचीत के द्वारा डिस्कस करके उसको हम सोल्व करने की कोशिश करते थे और करते थे। ये नहीं कि किसी को छत के ऊपर गाटर पटाव चढ़ाने हैं तो यार जेसीबी के लिए जाना है, जेसीबी कहाँ थी। एक दूसरे से मदद मांगते थे कि भाई कल मैंने छत डलनी है और छत के ऊपर मुझे भारी सामान उठाना है, मुझे मदद की जरूरत है, तो सारे के सारे मदद करते थे एक दूसरे की। मैं कई बार बात भी करता हूँ अपने पिताजी से कि हमारे खेत में एक जो है कि वो बना हुआ है, हमारे परदादा की याद में एक तिबारा बोलते हैं जिसको, कमरा बना हुआ है। उसके अंदर उसकी चौड़ाई लगभग मेरे ख्याल से 9-10 फीट के आसपास की चौड़ाई होगी उसकी। और उसके ऊपर ऐसे पत्थर लगे हुए हैं जिनके बीच में कोई गाटर नहीं है, इतना एक ही पत्थर इतना लंबा है, 9 फीट 10 फीट के आसपास का, 10-11 भी हो सकता है। मैं कई बार पूछता हूँ कि इस 11 फीट के पत्थर को पहाड़ में से उठा के कैसे लेके आए और इसको इस छत के ऊपर चढ़ाया कैसे? सोच भी नहीं सकते हम तो 1 मिनट में कहते थे जेसीबी मशीन लगाई होगी, उठा के रख दिया होगा। कहाँ जेसीबी थी उस टाइम, तो बैलगाड़ी होती थी। उस पहाड़ में से उस पत्थर को उठा के बैल की गाड़ी में रखना और बैलगाड़ी से उसको लेके आना, लेके आके उसको छत के ऊपर चढ़ाना, कितनी मेहनत लगी होगी, कितनी कितनी ताकत लगी होगी। तो देखिए, अब मैं बात कर रहा था कि मनोरंजन की बात, तो आपस में बैठ के एक दूसरे से विचार विमर्श करते थे। रागनी और भजन गाने का एक प्रचलन उसी टाइम से चला हुआ आ रहा है। लक्ष्मी चंद जो रागनी गाते थे वो एक मनोरंजन का साधन था। फिर उन्होंने उसको इतना डेवलप कर दिया कि उन्होंने उसको घर घर पहुंचाया, लोग बाग उनकी रागनी सुनने लगे, गाने लगे। हर मैं बिल्कुल, मैं छोटा था जब हमारे दादा बैठे थे, बाहर बैठते थे तो बुजुर्ग एक दूसरे उनके साथ के 10-20 बुजुर्ग आ जाते थे, रात को भी वो 12 बजे तक बैठे लेटे हुए राग निगाते रहते थे एक दूसरे के साथ ऐसे ही। कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं होती थी, कुछ नहीं, बस जिसका जो मन कर रहा है गा रहा है। मेरे याद है, मेरे पिताजी को तो पता ही है, हमारे बाबा मनफूल हुआ करते थे,
वो जो है कि एक इसकी हर फूल जाट का एक किस्सा है, वो सुनाया करते थे। हम छोटे छोटे बच्चे होते थे, बस हुक्का भर दिया उनका, सुन रहे हैं बैठ के, तो वो ऐसे ही गाते रहते थे। ये उनका मनोरंजन का साधन होता था। कोई मोबाइल फोन नहीं था, कुछ नहीं था, कोई टीवी नहीं था। तो आपस में देखिए, मोबाइल फोन नहीं है तो किसी रिश्तेदार से बात करनी है तो कैसे करेंगे? अब तो हम 1 मिनट में वीडियो कॉल कर लेते हैं, चाहे अमित विदेश बैठा है, मैं यहाँ से कॉल करता हूँ, अमित से बात हो जाती। उस टाइम में एक फिक्स टाइम होता था, फसल काटने के बाद रिश्तेदारियों में जाते थे। मेरे दादा जो है कि निकलते थे रिश्तेदारियों से मिलने के लिए, तो 1 महीने में आते थे वापिस। सारी रिश्तेदारियों में घूम फिर के सबका हाल समाचार लेके 1 महीने में वापिस आके बताते थे भाई सब ठीक ठाक है। तो ये प्रचलन था उस टाइम में, ये जो है कि उस टाइम का रहन सहन था। बहुत ही सिंपल और एक डिसिप्लिन्ड जो है कि लाइफ थी। समय पे सोना, समय पे जगना, रात में जल्दी सोते थे और सुबह जल्दी उठ जाते थे। उनकी लाइफ फिजिकल बहुत ज्यादा मेहनत हुआ करती थी उस टाइम में, मानसिक तनाव नहीं था। अमित कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई बात नहीं सर, आप कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद मैं भी इसमें 2-3 चीजें कहना चाहूंगा बाद जी में। जी जी, बस जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम हमारा लंबा, मैं पहले ही सोच रहा था कि इसमें डिस्कशन लंबा हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप 10 मिनट आज एक्स्ट्रा लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, फिजिकल वर्क ज्यादा होता था, मानसिक टेंशन नहीं हुआ करती थी। काम आप शरीर से चाहे कितना ले रहे थे, लेकिन आपका दिमाग जो है कि वो तनाव में नहीं रहता था। सामाजिक संबंध बहुत मजबूत थे, परिवार और पड़ोसियों के साथ समय बिताना आम बात थी। लोग एक दूसरे की मदद करते थे, सभी सुख दुख में को साथ मनाते थे। किसी को दुख हो गया तो सब साथ हैं, किसी के खुशी है तो सब साथ। ये उस टाइम का कल्चर था, ये उस टाइम की जीवन शैली थी। तनाव नहीं हुआ करता था। अब इसके अपोजिट अगर हम आज की दुनिया में चले तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप जिंदगी देख ही रहे हैं सभी। क्या हो गया आजकल बदलाव? सबसे बड़ा डेस्क जॉब होगी। अब वहां खेतों में बैल लेके जाना, मेहनत करनी। अब क्या करना है, सुबह 10 बजे उठे हैं, उठ के नहाए धोए, अपने फ्लैट से निकले, गाड़ी की चाबी स्टार्ट की, ऑफिस पहुंच गए, सामने लैपटॉप रखा है, कंप्यूटर रखा है, सारा दिन बैठे हैं उस पे, स्क्रीन के ऊपर आंखें हैं बस। आजकल हमारा काम, नौकरी, पैसा जो भी है, ऐसा हो गया है कि 8 से 10 घंटे लगातार बैठना, स्क्रीन को देखना। मोबाइल टीवी स्क्रीन की अगर हम एवरेज देखें तो हर पर्सन 4 से 6, 6 से भी ज्यादा घंटे तक डेली स्क्रीन के ऊपर बिता रहा है। नींद कम लेना। उस टाइम पर्सन पूरा दिन मेहनत करके थक के आता था, 7 बजे खाना खाया, खाना खा के 1 आध घंटा बैठ के बातचीत करी, अपना मनोरंजन करा, उसके बाद सो गए, सुबह 4 बजे तक फर्स्ट क्लास सोए। चाहे लाइट तो थी ही नहीं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो अपना बिल्कुल बढ़िया खुले में सोते थे। आजकल क्या हो रहा है कि एवरेज अगर हम देखें तो लोग 6 घंटे की भी प्रॉपर नींद नहीं ले रहे। रात को 1-1 बजे तक आप देखोगे मार्केट में आइसक्रीम खाते घूम रहे। सेक्टर 15 हमारे फरीदाबाद की मार्केट है, मैं सेक्टर 15 की चौकी में रहा था, उस टाइम मैंने देखा कि लोग रात को 2 बजे आइसक्रीम खाने आ रहे हैं, 3 बजे आइसक्रीम खाने आ रहे हैं। कोई गाड़ी लेकर आ रहा है, उसको पूछो जी कैसे घूम रहे हो, कि जी हम तो आइसक्रीम खाने आए। तो ये आज का कल्चर। नींद कहाँ लोगे जब आप 3 बजे आइसक्रीम खा रहे हो? सोओगे कब आप? उठोगे कब फिर आप? तो रात को देर से सोते हैं, फिर सुबह दोपहर में उठते हैं। और हमारे जो शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथों में कहते हैं कि सूर्य उदय से पहले हमें उठ के स्नान कर लेना चाहिए, लेकिन आजकल उल्टा है। सूर्य तो जब अस्ताचल की तरफ चलता है तब तो हम उठते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो औसतन एवरेज जो पर्सन है, एक दिन में 5,000 कदम भी नहीं चलता। बहुत बड़ी बात है ये, 5,000 कदम भी नहीं चलता पूरा दिन में आदमी। और बात करते हैं कि मैं 1 गिलास घी पीऊंगा अपने दादा की तरह। आपके दादा सुबह 6 घंटे में 4 बजे से लेकर 10 बजे तक 1 किला की जुताई कर देते थे। कितना पैदल चलते थे वो? लेकिन आजकल हम पूरा दिन में 5,000 कदम भी नहीं चलते। कदम की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ स्टेप। 5,000 स्टेप नहीं लेता एक आदमी। सुबह अपने फ्लैट से निकला, गाड़ी में बैठा, ऑफिस पहुंच गया, वहां जाकर बैठ गया, उठा, उठ के गाड़ी में बैठ के फिर आ गया, आके खाना खा के लेट गया, सो गया, मार्केट में चला गया गाड़ी से घूमने के लिए। बस ये लाइफ स्टाइल है। छोटे से छोटे काम के लिए मशीन। अगर आपके घर में महिलाएं हैं, अगर प्याज टमाटर काटना है ना, उसके लिए भी चार्जिंग वाले चॉपर हैं। बस टमाटर डालो उसके अंदर, बटन दबा दो, कट गया। इतना इजी लाइफ हो गई है हमारी, इतना हम मशीनों के ऊपर डिपेंड हो गए।
शरीर से कुछ नहीं करना, शरीर को हिलाना ही नहीं है, बटन दबाते ही पानी, समरसीबल चल गया। हमारी माताएं जो पुरानी है उनसे पूछ के देखो, पानी कुएं से ट्यूबवेल से खींच के लाती थी, 2 मटके ऊपर, एक हाथ में बाल्टी नेजू, और मेरे जैसा जिद्दी बच्चा भी अगर कोई हो तो वो भी गोदी में। मुझे याद है मैं बड़ा सारा हो गया था, 6-7 साल का, जब भी जो है कि कुएं पे जा खड़ा हो जाता था, नहीं मेरे को तो गोदी चलना है, मेरी माँ के सर पे 2 मटके, एक हाथ में बाल्टी, और फिर भी मैं लटक रहा हूँ गोदी में। तो आजकल तो बटन दबाया पानी बाहर, शावर के नीचे नहाते हैं। और टेंशन की बात करता हूँ अब मैं, जो बदलाव सबसे बड़ी चीज है ये टेंशन। आजकल जिंदगी का नाम ही टेंशन है। आजकल जिंदगी का दूसरा नाम टेंशन। हर व्यक्ति तनाव में है, अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के तनाव में, कि मुझे आज एसी एक लगा हुआ है यार, मेरे दूसरे कमरे में भी एसी होना चाहिए, वहां जाता हूँ तो मेरे गर्मी लगती है। मेरे पड़ोसी के 3 एसी लगे हुए हैं, मुझे भी चाहिए। मेरे पड़ोसी के पास 2 गाड़ी है, मुझे भी चाहिए। मेरे पड़ोसी ने गाड़ी चेंज करके नई बड़ी वाली ले ली, मुझे भी चाहिए। इसी तनाव में जिंदगी चल रही है। काम का दबाव, रिश्तों में टेंशन, सोशल मीडिया से कंपेयर। हम सोचते हैं कि सोशल मीडिया में जो है कि वो फला पर्सन ऐसे बोलता है, फला पर्सन ऐसे चलता है। भाई वो सोशल मीडिया है, वो रियल लाइफ नहीं है, वो रील लाइफ है। और हम उससे कंपैरिजन करके अपने आप को तनाव में रखते हैं, टेंशन में रखते हैं। तो चारों तरफ टेंशन के अलावा कुछ भी नहीं है आज की जिंदगी में। तो ये हमारी जीवन शैली पुरानी वाली और नई में बदलाव जो हुआ है। अब बात करते हैं कैलोरी की। मैंने सारी चीजें बता दी, पहले की लाइफस्टाइल कैसी थी, पहले का काम धंधा कैसा था, खाना पीना कैसा था, अब का कैसा है। तो इसमें कैलोरी की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। अब जो आदमी सुबह से शाम तक हल चला रहा है, उसकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट आप कितनी हो सकती है? अमित, आप आइडिया बताइए एक बार। मुझे लगता है कि 5,000 कैलोरी के आसपास उसको रिक्वायरमेंट रही होगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बताया। 4,000 से 5,000 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती थी उस टाइम एक पर्सन की। और उस कैलोरी को पूरा करने के लिए संसाधन, भोजन जो खाने की उपलब्धता थी वो लिमिटेड थी। आप रोटी खा सकते हो, चावल खा सकते हो, दाल खा सकते हो, मौसम के अनुसार कोई सब्जियां होगी तो खा सकते हो, देसी घी खा सकते हो, दही खा सकते हो, दूध खा सकते हो, अचार, चटनी, गुड़, हलवा, खीर, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये लिमिटेड ऑप्शन थे। इन्हीं से हमने 5,000 कैलोरी पूरी करनी होती थी, इसलिए वो घी पीते थे। अगर वो गिलास भर के घी पी रहे तब भी उनकी कैलोरी कंप्लीट नहीं हो रही। आप उस टाइम के देखोगे बहुत सारे लोग कुपोषित थे। अगर आप डाटा देखोगे तो उस टाइम कुपोषण का शिकार बहुत ज्यादा लोग थे, इतना खाना खाने के बावजूद भी, क्योंकि कैलोरी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी, लाइफस्टाइल की वजह से, उनके काम धंधे की वजह से। अब का जो पर्सन है उसकी रिक्वायर्ड कैलोरी की बात मैं करूं तो 2,000-2,500 अगर किसी ने ले ली तो मोटापा की तरफ चला जाता है वो। तो उनकी स्टार्टिंग 2,000 से होती थी, यहाँ 2,000 पे तो खत्म करनी होती है। अगर 2,000 से ऊपर जा रहे हैं तो मोटापा आएगा, 2,500 से ऊपर चलेगी तो मोटापा आएगा ही आएगा। और वो 5,000 खा के भी दुबले पतले रहते थे। रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा थी, खर्च कैलोरी इतनी ज्यादा होती थी। अब खर्च कैलोरी नहीं है, कैलोरी का यूज नहीं है। तो उस टाइम फीमेल को कम से कम 3,000 से 4,000 कैलोरी की जरूरत होती थी। आज की फीमेल को 1,700 से 2,000 मैक्सिमम है। जो 2,000 ले रही है वो मोटापा से जूझ रही है। तो ये है कैलोरी की रिक्वायरमेंट का फर्क। और अब देखिए, मैंने उनको बताया कि खाने में उपलब्धता क्या क्या थी। अब अगर आज की लिस्ट देखें तो चाहे 4 पेज भर लो, इतनी चीजें अवेलेबल हैं, इतने ऑप्शन है आपके साथ पास। आप रोटी सब्जी ले सकते हो, दाल खा सकते हो, सब्जी खा सकते हो, चावल खा सकते हो, घी। घी तो मैं कहता हूँ 20-30 ग्राम भी अगर खा लिया तो डाइजेस्ट नहीं होगा, आजकल होता भी नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी होगी। तो 20 ग्राम घी मैं एवरेज लेके चल सकता हूँ, पर्सन एक डेली खाता होगा। चीनी, चीनी का देखो, उसमें उनके खाने में कहीं नामो निशान भी नहीं है। गुड़ का नाम आया था बस एक बार, वो भी खुद तैयार करते थे गन्ने से। आजकल एक एवरेज पर्सन एक दिन में 10 चम्मच चीनी खाता है। चाहे चाय में खा रहा है, चाहे दूध में खा रहा है, चाहे बिस्किट में एडिड है, वो एडिड शुगर जो है वो 10 चम्मच डेली की जा रही है। 40 ग्राम चीनी रोज खाता है एक आदमी। और 40 ग्राम चीनी कितनी खतरनाक है, कितना उसके अंदर सल्फर है, कितने सारे केमिकल हैं उसके अंदर। मिठाइयों की बात करूं तो एक हलवाई की दुकान पे चले जाओ, 50 तरह की मिठाइयाँ मिल जाएंगी आपको। पिज्जा, महीने में 1-2 बार, 3-4 बार तो पिज्जा भी आता है लोगों के घर में। बर्गर हो गया, साप्ताहिक हो गए, फ्रेंच फ्राइज के नाम से कुछ चलता है, चॉकलेट बार बच्चे डेली खाते हैं।
कोल्ड ड्रिंक, फ्रीज भरे रहते हैं लोगों के कोल्ड ड्रिंक के, कि गेस्ट आएंगे तब पियेंगे या खुद चुस्की लगा रहे हैं उसकी। नूडल्स, मैगी हो गई या कुछ और, चाउमीन हो गए कुछ, एक जो है कि बटर पनीर, नान, बहुत ऐसे ऐसे नाम है, मुझे तो ज्यादा पता नहीं है। मुझे जो मोटे मोटे थे वो मैंने जो है कि नोट्स में नोट लिखा था। पेस्ट्री, केक, चीज सैंडविच, पैकिंग वाला जूस, बिरयानी, वेज नॉन वेज मीट, पता नहीं क्या क्या चीजें खाने लगे। अगर लिस्ट बनाए तो बहुत लंबी लिस्ट है। इतनी चीजें उपलब्ध है, इतने ऑप्शन है। और उस टाइम सिर्फ 5-4 चीजें मैंने बताई थी बस। घर का दही दूध हो गया, रोटी हो गई, सब्जी हो गई, ज्यादा से ज्यादा गुड़ खा लिया। और कभी महीने 2 महीने में एक आधी बार अमावस्या को खीर इसलिए बनाते थे कि बच्चों को खीर मिल जाएगी खाने को, हलवा खीर बना लिया। अब बात करते हैं, देखिए खाने की बात होगी, लाइफस्टाइल की बात होगी, सारी चीजें होगी, कैलोरी की रिक्वायरमेंट की बात होगी। अब पौष्टिकता के ऊपर चलते हैं। वो जो खाना था उसकी पौष्टिकता कैसी थी और आज के खाने की पौष्टिकता कैसी है। तो 1970-80 के दौरान का जो खाना था वो हमारा बिल्कुल पोषक तत्वों से भरा हुआ था। खेतों में केमिकल्स का प्रयोग नहीं होता था। हमारे सीनियर पर्सन बैठे हैं, कोई भी यूरिया भी नहीं होता था उस टाइम पे, कोई केमिकल नहीं डाला जाता था। गोबर की खाद यूज डाली जाती थी खेतों में। बदल बदल कर फसल बोई जाती थी। ये एक बहुत बढ़िया टेक्निक है, इसके ऊपर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। साइंटिस्ट ने अपने रिसर्चेस दिए हैं कि बदल बदल के फसल बोने से हमारी खेती मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। हमें दाल वाली फसल एक बार जरूर बोनी चाहिए, उसमें नाइट्रोजन जो होती है उसकी गांठें होती है जड़ों में, जो कि हमारी नाइट्रोजन को बढ़ाती है मिट्टी में। मिट्टी की जो उर्वरता है उसको पनपने के लिए कुछ समय के लिए खाली छोड़ा जाता था। इसलिए मिट्टी में जो है कि सारे पोषक तत्व नेचुरली होते थे। घर का खाना कंप्लीट पौष्टिक होता था, उसके अंदर पूरे न्यूट्रिशन होते थे, सारे पोषक तत्व शरीर को खाने से ही मिल जाते थे। इसलिए हमारे बुजुर्गों की सेहत अच्छी होती थी, इसलिए उनको बीपी नहीं होता था, इसलिए उनको शुगर नहीं होता था। लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों का कहीं कोई नामो निशान नहीं होता था। कोई बीमारियां होती थी तो वो वायरल डिजीज होती थी, कहीं हैजा फैल गया, संसाधन नहीं थे, इतनी दवाइयां नहीं थी, इतने हॉस्पिटल नहीं थे। हैजा फैल गया, गर्मी के मौसम में अक्सर उल्टी दस्त लग जाते हैं, लेकिन उस टाइम में वो एक महामारी का रूप ले लेते थे। लोग बहुत ज्यादा जानें गंवा देते थे उसमें, क्योंकि उसका इलाज नहीं था। अब ये चीजें छोटी मोटी होगी, तो उल्टी दस्त को तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। तो उस टाइम पे लाइफस्टाइल डिजीज नहीं थी, वायरल डिजीज बहुत ज्यादा थी, संसाधन नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, इसलिए मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब जो है कि हमारी लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से मृत्यु दर पहले से भी कई गुना ज्यादा हो चुकी है। तो देखिए, जीवन शैली से जुड़ी हुई उस टाइम पे कोई बीमारियां नहीं थी। अब आज की हम बात कर लेते हैं पौष्टिकता की खाने की। तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, सबको पता ही है, खाने में पोषक तत्वों की बहुत भारी कमी आ गई है। खाना दिखने में आपको बहुत बढ़िया दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। इसका कारण क्या है? फसलों में प्रयोग होने वाले केमिकल्स और कीटनाशक। कितनी सारी दवाइयां यूज होती हैं, कितने सारे केमिकल यूज होते हैं। पशु कम हो गए, आप आस पास देख लो, घर में पशु किसी के भी नहीं मिलेंगे, कोई एक आधा पशु रखता है। तो गोबर की खाद भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए यूरिया के ऊपर डिपेंड हो गए हम, केमिकल्स के ऊपर डिपेंड हो गए। कृषि का जो एरिया है हमारी, जो जहाँ खेती हम करते थे, वो एरिया घटता जा रहा है, जिसकी वजह से कम क्षेत्र में ज्यादा पैदावार करने का दबाव है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, पेट पालना है। तो एक फसल के बाद दूसरी फसल, तुरंत दूसरी के बाद तीसरी। धर मिट्टी को कोई रेस्ट नहीं दिया जाता कि वो अपनी जो है कि जो न्यूट्रिशन कम हुए उनको दोबारा से प्रिपेयर कर चुके, अब मिट्टी अगली फसल के लिए प्रिपेयर हो जाए। उसको प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं दिया जा रहा, सिर्फ जबरदस्ती पैदावार ली जा रही है। मिट्टी की उर्वरता को पनपने के लिए कोई समय दिया नहीं जाता, केमिकल्स का यूज करके जबरदस्ती पैदावार ली जा रही है। सब्जियों में रातों रात बढ़ाने वाले रसायन डाले जा रहे हैं। आप ऐसा केमिकल का छिड़काव करेंगे, घिया आपकी इस रात को छोटी सी है, सुबह 5 किलो की हुई मिलेगी हुई। मिट्टी के पोषक तत्व तो खत्म हो चुके हैं, मैं तो ये कहता हूँ खत्म ही हो चुके हैं, कम की बात तो छोड़ो। इसलिए हमारे घर का खाना पौष्टिक नहीं रहा है, घर के खाने में न्यूट्रिशन नहीं रहे हैं, खाने में पोषक तत्वों की भारी कमी आ गई है। इसलिए हम घर का खाना खाकर भी बीमार हो रहे हैं, घर का खाना खाकर भी स्वस्थ नहीं है। और देखिए आजकल का जो हमारा खाना है उसमें क्या चीजें बढ़ गई है। ये चीज मैं एक बार थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा।
अधिकता किस चीज की होगी? मीठा, शुगर। शुगर तो ये समझो कि हर चीज में शुगर होगी। नमक, हर चीज में नमक, सब्जी में नमक, आटा में नमक, व्हाइट नमक। और इतना यूज होने लग गया, एक एवरेज पर्सन को 3 से 5 ग्राम से ज्यादा नमक डेली नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा एवरेज हम देखते हैं 11 ग्राम से भी ज्यादा हमारे डेली एक बंदे की यूज का नमक की एवरेज आती है, और जो कि मैक्सिमम 5 से ज्यादा हमें लेनी नहीं चाहिए। तो हम डबल से भी ज्यादा यूज कर रहे हैं नमक को। फैट, हम कहीं बर्गर खा रहे हैं, कहीं जो है कि डीप फ्राइड खाना खा रहे हैं, मिर्च मसाले वाला खाना खा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव वाला खाना खा रहे हैं। हमारे खाने में लगभग कार्बोहाइड्रेट है, 90% कार्बोहाइड्रेट्स हम यूज करते हैं। अब कमी किस चीज की आ रही है? हमारे खाने में प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, सिर्फ एक दाल को छोड़ के हमारे किचन में कोई प्रोटीन नहीं। विटामिन नहीं है, विटामिन तो हमारी मिट्टी से मिलते हैं, मिनरल्स वो हमारी मिट्टी में हमने छोड़े ही नहीं, वो केमिकल डाल डाल के खत्म कर दिए। फाइबर हमारे खाने में होना चाहिए, वो कम होता जा रहा है। कैल्शियम कम होना, ज्यादा होना चाहिए, वो कम होता जा रहा है। आयरन जैसे मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमारी खाने से खत्म होते जा रहे हैं, पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। और उसकी वजह से हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां आजकल गिनाए तो एक मोटापा ऐसी बीमारी है जो 130 तरह की, जो 130 तरह की जो है कि बीमारियां लेके आता है। तो मोटापा की अगर हम बात करते हैं तो 24%, 2023-24 के आंकड़े हैं। 24% लोग इंडिया में मोटापा से पीड़ित हैं। ये एक साइंटिफिक डाटा है, एक रिसर्च का डाटा है। और अगर बात करूं तो ये इससे कहीं ज्यादा मिलेगा, कम तो हो ही नहीं सकता। हर 4 में से एक आदमी मोटापा से पीड़ित है। शुगर, अगर आंकड़ों के अनुसार देखो तो 11% आबादी हमारी शुगर से पीड़ित हो चुकी है। 100 में से 11 आदमी डायबिटिक है। और शहरों की बात करूं तो ये 30% तक जा चुका है। हाई बीपी, बीपी का ब्लड प्रेशर की समस्या, 23% लोग जो है कि बीपी की समस्या से जूझ रहे हैं। पीसीओडी, पीसीओएस, डिप्रेशन, डिस्क प्रॉब्लम, पता नहीं क्या क्या, सर्वाइकल का दर्द हो गया, किसी को घुटनों में दर्द हो रहा है, किसी को थायराइड हो गया, किसी को दिल की बीमारियां हो रही हैं, लीवर की बीमारियां हो रही हैं, किसी को किडनी की समस्याएं हो रही हैं। बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज हमारी जो हमने ऊपर डिस्कस की है, जो लाइफस्टाइल में बदलाव हुआ है, जो खाने में जो कमियां आई है, उसकी वजह से इतनी सारी बीमारियां हमारी सामने आ रही हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। अब हम इसके निष्कर्ष के ऊपर चलेंगे। अमित, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप थोड़ा जल्दी से खत्म करना है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे निष्कर्ष को। जी। लगभग सारी चीजें आपने बताई दी हैं। मैं इसमें एक दो चीजें और ऐड करूंगा, और वो ये रहेगी कि अच्छा, पहले इस पे बात करते हैं कि ये जो बदलाव हैं ये सही हैं या बेकार हैं। तो मेरा इसमें थोड़ी सी अलग राय है। मुझे लगता है कि हम बेहतरी की तरफ गए हैं पहले के मुकाबले। जो हम ये कहते हैं राम राज्य है, मुझे लगता है कि राम राज्य अब है, पहले नहीं था। पहले 5 किलोमीटर चलना मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बढ़िया काम था। मुझे लगता है कि आज संसाधनों को बढ़ना ज़्यादा फायदेमंद है, और ये साइंस की बेहतरी है। साइंस आगे बढ़ी है, लेकिन फर्क क्या है, दिक्कत क्या है कि जिस गति से साइंस ने बदलाव करा है, उस गति से ह्यूमन बॉडी ने इवोल्यूशन नहीं आया अभी। देखिए, ये जो हम बातें कर रहे थे, ये 30 साल के बदलाव की बात कर रहे थे। 30 साल के अंदर जो बदलाव आए हैं, वो इतने बदलाव आए हैं कि अनबिलीवेबल चेंजेस हैं। इस 30 साल के अंदर हमने देखा कैलकुलेटर, उसके बाद फिर देखा हमने घुमाने वाला फोन, फिर देखा हमने वो लंबे वाला फोन, फिर देखा हमने वो जो है डायलिंग वाला फोन, फिर डिजिटल फोन, फिर उसके बाद स्मार्टफोन। अभी जो आ गया है वो पाम फोन, जो जिसको हम बोलते हैं। ये जो बदलाव हैं, इसको मेरा बॉडी का इवोल्यूशन कैच नहीं कर पा रहा है। मुझे यकीन है कि आज से 1000 साल बाद मेरी बॉडी हाई कोलेस्ट्रॉल को बियर करने लायक बन जाएगी। इसी को इवोल्यूशन कहते हैं। मुझे भरोसा है इस बात का कि आज से 1000 साल बाद मेरी बॉडी इस स्ट्रेस को झेलने लायक बन जाएगी। इवोल्यूशन इसी को कहते हैं। लेकिन जिस 70 साल में जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, मेरी बॉडी उसको कोप अप नहीं कर पा रही है। इस 70 साल के अंदर जो हमारे टॉक्सिन्स डेवलप हुए हैं, जो पॉल्यूटेंट्स डेवलप हुए हैं, इसको कोप अप नहीं कर पा रही है। बॉडी की जो रफ्तार है वो स्लो है, टेक्नोलॉजी की रफ्तार है वो फास्ट है। और रही दूसरी बात, मैं नहीं मानता कि भाई डोसा है या कोई, या जो ये बर्गर है, बर्गर नहीं, जिसको हम कहते हैं पिज्जा, ये कोई फास्ट फूड है या जंक फूड है। क्योंकि देखिए, अगर इटली में आप जाके देखें तो इटली का ये मुख्य खाना है। इटली में लोग इसी को ही खाते हैं।
साउथ इंडिया में अगर आप जाओगे वो कोई बहुत कम मिलेंगे आपको डायबिटिक आज भी गांव में, वहां सब डोसा खाते हैं। लेकिन फर्क क्या है, इसको जंक बना दिया गया है। अब मान लीजिए उसको जंक कैसे बनाया गया है, उसमें जो एडिटिव्स डाले गए हैं, क्या उसमें दाल का इस्तेमाल हो रहा है? उसमें सारा मैदा का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नजरअंदाज नहीं करनी है। पॉल्यूशन की बात करते हैं, पहले हवा ताजा थी, कहीं दूर दूर तक भी देखने पर भी हमें कोई पॉल्यूशन नहीं दिखाई दिया करता था। आज देखो दिल्ली एनसीआर वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड पॉल्यूटेड प्लेस है। खेतों में केमिकल यूज कम होते थे, अब जो है हर जगह केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं। नदियों का पानी पहले पीने लायक था, मेरे आज भी याद है यमुना में हम जाया करते थे बचपन में, तो यमुना में नहाया करते थे। आज यमुना में ऑक्सीजन लेवल माइनस में है। प्लास्टिक का यूज कभी सुना ही नहीं था, कहीं पॉलिथीन मिलती नहीं थी, सब चीज जो है कागज में लपेट करके, आज भी केरला में कागज में लपेट के देते हैं। एजुकेटेड लोग हैं वहाँ। व्हीकल कम थे, देखने कोई नहीं मिलती थी, एक बस चला करती थी। अब जो है क्या नाम है, अभी जैसे बताया साइकिल हुआ करती थी, बुलक कार्ट हुआ करते थे। अब आप देखो हवा में सबसे पहले तो पीएम को ही देख लो जो पॉल्यूटेंट है। अस्थमा कैंसर दुनिया भर के कारण है। कॉस्मेटिक्स पे आ जाओ, साबुन देख लो, डिओड्रेंट्स देख लो, ये कहाँ, ये सारा टॉक्सिन्स है। ये कहाँ हुआ करता था? माइक्रोप्लास्टिक्स देखो आप, खाने में इतना माइक्रोप्लास्टिक चल रहा है। जो ये पानी, ये जो हमें चाय का जो देते हैं ना, वो गुलदस्ते में सजा के बढ़िया तरह का एक गिलास देते हैं, वो जो है वो सारा जो है माइक्रोप्लास्टिक है जो ह्यूमन ब्लड में जा रहा है। और ये तो डच में स्टडी हुई थी इस चीज की, 2022 में प्रूव हुआ था कि इससे कैंसर होता है। हम सांस जो ले रहे हैं, उस हर सांस में हम कैंसर ले रहे हैं, हर धीरे धीरे जहर ले रहे हैं हम हर सांस के अंदर। तो कंपैरिजन जो है, मुझे लग रहा है कि ये अभी बहुत जल्द हमने बहुत जल्द इवोल्यूशन कर लिया। मेंटल स्ट्रेस का भी इवोल्यूशन नहीं हुआ है, बॉडी का इवोल्यूशन नहीं हुआ है। इंस्टाग्राम देखो अभी आप, अभी हर आदमी इंस्टाग्राम उस पे अपडेट करने लग रहा है स्टेटस को। पहले कहाँ हुआ करता था? जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, इमोशनल सपोर्ट हुआ करता था हर इंसान के पास। कोई भी परेशान होता था उसको उसका बाप आके समझाता था। आज इंडिविजुअलिज्म की जिंदगी जी रहे हैं लोग। रात के समय पे अब कोई नींद नहीं आती, लोगों को ब्लू लाइट देखे जा रहे हैं। आप देखो अभी 24/7 आदमी सोशल मीडिया पे प्रेशर ले रहा है। एग्जाम पे आ जाओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतने हो गए हैं कि अभी 1 करोड़ बच्चा एग्जाम देता है आईआईटी का, उसमें से 5,000 बच्चे क्लियर करते हैं। ईएमआई का लोन, स्ट्रेस। अब फ्रेंड कम हो गए, फॉलोवर ज्यादा हो गए, पहले फ्रेंड हुआ करते थे। और मेंटल जो हेल्थ के जो इश्यूज हैं ये ट्रिपल हो चुके हैं इंडियंस में 1990s के बाद। अब आते हैं दूसरी चीज पे, इम्यूनिटी पे आते हैं, एंटीबायोटिक्स पे आते हैं। पहले जब बीमारी होती थी तभी दवाई लेते थे, घरेलू जो नुस्खे हुआ करते थे उनसे काम चल जाता था, काढ़ा पी लिया किसी ने, ठीक है। अब क्या है, छोटी सी भी कोई जुकाम हो गया तो एंटीबायोटिक चाहिए जी, बुखार हो गया तो 4 दवाई एक साथ देगा डॉक्टर। बैक्टीरिया की किसी को पता ही नहीं है कि गट बैक्टीरिया पे कोई चीज होती है, इससे हमारा कोई मूड भी कंट्रोल होता है, किसी को नहीं पता। 90% तो मेरा हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन इसी से कंट्रोल हो रहा है, और 90% कोर्टिसोल इसी से कंट्रोल हो रहा है। तो एंटीबायोटिक का जो रेजिस्टेंस है ये बढ़ता जा रहा है। वार्निंग दी है डब्ल्यूएचओ ने कि भाई 2050 तक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि कैंसर से ज्यादा डेथ होंगी उससे। अब आते हैं इमोशंस पे। जो सोशल बॉन्डिंग है, मैंने बताया पहले संडे के दिन फैमिली का दिन हुआ करता था। अगर जो नौकरी भी करते थे लोग, वो संडे के दिन मिला करते थे। मंदिरों में जाके देख लो आप, पहले मेले कितने लगते थे, मंदिरों में लोग जाया करते थे, चिट्ठी लिखी जाती थी। मैं आज भी याद है, मैं अपने मामा को चिट्ठी लिखा करता था जब वो फौज में थे। तो इमोशंस दिल से आती थी, सपोर्ट सिस्टम मजबूत था। अब क्या है, सोशल मीडिया पे सारे बिजी हैं। फैमिली डिनर का मतलब ही नहीं है, कोई कोई एक साथ बैठ के कहाँ खाना खाता है। फेस टू फेस कोई बातचीत नहीं हो रही, सब वीडियो कॉल पे लगे पड़े हैं। डिप्रेशन आ रहा है, लोनलीनेस बढ़ती जा रही है। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये क्यों हो रहा है ये सारा? अच्छा, डायबिटीज पे आ जाओ। आपको बता रहा हूँ कि इंडिया जो है डायबिटीज की कैपिटल बन चुकी है। हर अब ब्लड प्रेशर पे आओ, 4 में से 1 आदमी ब्लड प्रेशर का मरीज है। तो हर दूसरा इंडियन जो है ओबेसिटी से जूझ रहा है। डिप्रेशन में 300%, मैंने बताया 30 साल में बढ़ोतरी हुई है। फर्टिलिटी कम होती जा रही है, स्पर्म काउंट कम होता जा रहा है आदमी का। वुमेन जो है ओवरवेट होती जा रही है, वो उसकी फर्टिलिटी घटती जा रही है। पीसीओडी हर 5 में से 100 में से 20 औरतों को पीसीओडी है। अब सोच के बताओ कि फिजिकल एक्टिविटी और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये तो बहुत चुनिंदा चीजें हैं, बाहर की चीजें हैं। बुनियादी चीजें जो मैंने बताई उन पे तो अभी कोई किसी का ध्यान ही नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी करो थोड़ी थोड़ी, प्रोसेस्ड खाना बंद कर दो, घर का खाना खाने की कोशिश करो, और जो सुबह मोबाइल का कम इस्तेमाल करो, सूरज की रोशनी को ग्रहण करो। ये सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं।
30 मिनट कम से कम ओपन एयर में घूमना शुरू करो, स्ट्रेस बस्ट होगा। ग्रीनरी में जाओ, ऐसी झींगुरों की आवाजें सुनो जैसी मैं सुन रहा हूँ अभी। गट की हेल्थ पे काम करो, प्रोबायोटिक्स खाओ। एक माफ करना, कॉल आ गई बीच में किसी, ये ऐसे तंग बहुत करते हैं, ये भी एक स्ट्रेस है। और इमोशनल बॉन्डिंग को बढ़ाओ, दोस्तों से बात करो, परिवार के लोगों से बात करो, और हर्बल लाइफ की जो हमारा न्यूट्रिशन है इसको अपनाओ। ये हम भूल गए हैं। पहले न्यूट्रिशन की वैल्यू ज्यादा हुआ करती थी, कैलोरी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हुआ करती थी। अभी न्यूट्रिशन की वैल्यू कम होती जा रही है बहुत ज्यादा, और कैलोरीज की रिक्वायरमेंट भी कम होती जा रही है। तो प्रोपोर्शन जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि भाई पहले पोषण था, अब पोषण नहीं है। पहले मेहनत थी, अब मेहनत नहीं है। पहले लोगों में कनेक्शन था, अब कनेक्शन नहीं है। पहले लोगों पे वक्त काटने के संसाधन नहीं थे तो वक्त ज्यादा था, अब वक्त ही नहीं है। और जबकि वक्त बचाने की डिवाइसेस सबसे ज्यादा है। मोबाइल पे 1 सेकंड के अंदर बात हो जाती है, कंप्यूटर पे 1 सेकंड में बायोडाटा बन जाता है। लेकिन क्या नहीं है लोगों के पास? समय ही नहीं है। हमें अपनी लाइफस्टाइल को इतनी जल्दी चेंज नहीं करना है जितनी जल्दी मेरा साइंस ने चेंज लिया है। तो धीरे धीरे हमें लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। जरूर होगा, एक समय ऐसा आएगा कि हार्ट अटैक आने बंद हो जाएंगे लोगों को, बॉडी इवॉल्व कर जाएगी, हर चीज इवॉल्व कर जाती है। तो आपको आपकी बॉडी की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और ये सारी चीजें जो आज डिस्कशन हुआ है, इसका जो निष्कर्ष निकला है वो यही निकला है कि हमें अभी इस पे ध्यान देना है। इतनी जल्दी हमें अपने बदलाव नहीं लेके आने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इतनी जल्दी नहीं लेके आनी है लाइफस्टाइल की, कि अभी से ही हम। अब जंक फूड की मैं बात कर रहा था, जंक फूड में पहले जो, अच्छा साउथ इंडिया में आप जाओगे तो वहाँ किसी को बहुत कम हार्ट अटैक आते हैं आज भी। केरला में वहाँ डोसा खा रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ का जो डोसा बना रहे हैं मैदा से बना रहा है। वहाँ का डोसा जो बन रहा है वो फर्मेंटेड राइस से बन रहा है। ठीक है, अभी हम इटली की बात करते हैं, इतने लंबे लंबे हट्टे कट्टे लोग होते हैं, उनको कहीं हार्ट अटैक सुना भी नहीं है। और हमारे यहाँ जो पिज्जा खा रहा है आदमी, वो बिल्कुल टोटली मैदा से बना हुआ है। तेल यूज कर रहा है, पेस्टिसाइड यूज कर रहा है, ऑयल यूज कर रहा है, कलर्स यूज कर रहा है, प्रिजर्वेटिव्स यूज कर रहा है। चीनी, चीनी की तो कल मैं पढ़ रहा था, चीनी का मोदी जी पे भी मैंने चिट्ठी लिख डाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने उसमें लिखा है, हालांकि उसका कोई रिजल्ट आएगा नहीं, मैंने उस पे पीएम विंडो पे डाली है कि भाई आप इसको, चीनी को बंद कर दो। ये सबसे गंदा एक्सपेरिमेंट रहा था ह्यूमन का, मैनकाइंड का। और आपको बताता हूँ, चीनी गई थी इंडिया से पूरी दुनिया में, कहीं गन्ना नहीं उगाया जाता था, इंडिया में गन्ना उगाया जाता था, सिर्फ इंडिया में। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी है, इसका इथेनॉल बनाओ, गाड़ियों को चलाओ, ग्रीन पेट्रोलियम बनाओ, इससे इसको चीनी बनानी बंद करो, इसके ऑल्टरनेटिव्स पे काम करो। स्टीविया खरीद लो, अगर चीनी खानी है तो स्टीविया का यूज कर लो। और एक मंक फ्रूट आता है, उसका एक्सट्रैक्ट होता है, उसको यूज कर सकते हो। फ्रुक्टोज, ग्लूकोज हमारे लिवर को चोक कर रहा है, हमारी किडनी को चोक कर रहा है, हमारे पैंक्रियास को चोक कर रहा है। तो बंद करो ये सब खाना, बिल्कुल अपने लाइफस्टाइल पे चेंजेस लेके आओ। थैंक यू। समय ज्यादा जी, मैं अनम्यूट करना भूल गया था। तो देखिए, बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ है आपसे दिनेश और कपिल। 2 मिनट में बात करते हैं, एक बार निष्कर्ष के ऊपर पहुंच जाते हैं कि इस निचोड़ क्या निकला है हमारे डिस्कशन से आज के से। हम इतने बहुत सारी चीजें बता दी, वही चीजें मैं बताऊंगा कि क्या छोटा सा बदलाव हुआ है। देखिए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आज के समय में ज्यादातर बीमारियां जो आ रही हैं, नई नई बीमारियां जो आ रही है, हमारे खराब खाने की वजह से, खराब आदतों की वजह से, आरामदायक जीवन शैली की वजह से हो रही है। ये आपने आज हमारा इस डिस्कशन का ये निष्कर्ष है कि ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं ये क्यों बढ़ रही है। हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खाना, हमारी जो खराब आदतें हैं। और इन बीमारियों का कारण क्या है? इन बीमारियों का कारण है हम खुद। हमारी खराब आदतें, व जो हमारी आरामदायक जो जीवन शैली है, इसकी वजह से हो रही है, और इसका कारण हम खुद हैं। और इन बीमारियों का कारण खुद होने के बावजूद हम इनके ऊपर ध्यान नहीं देकर क्या करते हैं, इसके इलाज के लिए हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। किसी को थोड़ा सा सर में दर्द हो गया, कोई बीपी बढ़ गया, शुगर हो गया, तो आप सीधा डॉक्टर के पास भाग के जाते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। डॉक्टर क्या करता है? दवाई दे देता है। डॉक्टर, देखिए, दवाई देता है, हम उसको खाते रहते हैं, परंतु बीमारी की जो मेन जड़ है, अपना खाना और अपनी लाइफस्टाइल, उसका सुधार हम करना ही नहीं चाहते। आप किसी पर्सन को गाइड करते हो तो ये कहेगा कि ये चीजें करनी पड़ेंगी, ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अरे ये नहीं छोड़ रखी तभी तो तेरी हालत ये है। तेरी लाइफस्टाइल खराब है, तू गंदा खाना खाता है, तेरी दिनचर्या अच्छी नहीं है, इसकी वजह से तो तू बीमार है। और फिर भी ये पूछता है कि ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी, कब तक छोड़नी पड़ेंगी?
भाई जो खराब चीज है वो तो जिंदगी भर के लिए छोड़नी पड़ेगी। तो हम उनको सुधारने की बजाय हम डॉक्टर के पास भागते हैं, दवाइयां खाते रहते हैं, लेकिन जो उसकी जड़ है मेन, उसको हम सुधारने की जीवन शैली को सुधार नहीं करना चाहते। खाने में हमारे जो जरूरी न्यूट्रिशन है वो पूरा करने की हमें सख्त जरूरत है। हम खाना केवल भूख मिटाने या पेट भरने के लिए नहीं खाते। बहुत सारे लोगों को ये लगता है खाना खा रहे हैं पेट भरने के लिए खा रहे हैं सिर्फ। भाई वो खाना पेट भरने के लिए नहीं है। वो खाना आपकी बॉडी को पौष्टिकता देने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, आपकी बॉडी के पोषण के लिए जरूरी है। और वो पोषण ही हमारे खाने से जो है कि गायब होता जा रहा है। इसलिए हम डेली कहते हैं कि न्यूट्रिशन का अपने खाने में ऐड करो। इसलिए कहा जाता है कि न्यूट्रिशन ऐड करो, क्योंकि पहले न्यूट्रिशन हमारे खाने में ही पूरा होता था, अब हमारे खाने में नहीं होता है, इसलिए हमें उसको ऐड करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं न्यूट्रिशन क्यों लेना है, इसलिए लेना है न्यूट्रिशन। आज का डिस्कशन का चैप्टर यही था कि हमें न्यूट्रिशन क्यों ऐड करना है, क्योंकि हमारे खाने में न्यूट्रिशन नहीं है, इसलिए हमें न्यूट्रिशन लेना है। अगर हम न्यूट्रिशन ऐड करेंगे तो हमारे बॉडी को पूरा जो है कि पोषण मिलेगा। तो हेल्थ लवर्स क्लब से जुड़ के जो डेली वर्कआउट करते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिजिकली जो एक्टिव रहते हैं, डाइट प्लान की बात करता हूँ मैं। ये डाइट प्लान हमारा कोई डाइट प्लान, ये कहने का डाइट प्लान है, डाइटिशियन जो देते हैं डाइट प्लान, ये डाइट प्लान नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। आप इसको गौर से समझो, देखो। ये डाइट प्लान पूरी की पूरी लाइफस्टाइल है आपकी, आपके पूरे दिन की दिनचर्या है। अगर आप लाइफस्टाइल अपने डाइट प्लान के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपके खाने में भी सुधार के साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर ज्यादा फोकस है। ये आपको इसमें दिया गया है कि आपको इतने टाइम एक्सरसाइज करनी है, आपको इतने बजे पानी पीना है, आपको इतने बजे ये चीज खानी है। ये आपकी एक लाइफस्टाइल है, और इसको हम लगातार जोर इसलिए देते हैं कि आप इसको फॉलो करो, ताकि ये आपकी लाइफस्टाइल बन जाए। और लाइफस्टाइल को ठीक करके ही आप परमानेंट ठीक हो सकते हो। नहीं तो भाई टैबलेट लेते रहोगे बीपी की, आज 50 mg की है, 6 महीने बाद वो 100 mg की हो जाएगी, और ऐसे 500 mg की हो जाएगी, फिर वो काम करना बंद कर देगी। फिर डॉक्टर कहेगा अब हमारे काबू में नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है, कहीं बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। तो जो चीजें हम खुद ठीक कर सकते हैं, हमें खुद से ठीक करने की जरूरत होती है। तो हमारे डाइट प्लान के अनुसार जो चलता है वो अपने हेल्थ का परफेक्टली आनंद लेता है। जो अपना दिमाग चलाता है ऐसे फिर अस्पतालों के चक्कर काटता रहता है। भाई जिन बीमारियों की वजह हम खुद हैं, जो हमने इनवाइट करके बुलाई है, जो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, जिनको इनविटेशन दे के बुलाया हमने, और हम उसका इलाज दूसरों के पास ढूंढते फिरते हैं। ये ही सबसे बड़ी विडंबना है इस वर्तमान समय की। तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुना है। तो एक बार दिनेश जी का हैंड रेज है, क्या कहना चाह रहे हैं? जी दिनेश। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। मैं तो बीमारियों के बारे में बताना चाह रहा था। एक दिन हम ये 31 सेक्टर में योगा सेंटर है, तो वहाँ चले गए हम। थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग का योगा वगैरह सीख लेंगे। तो वहाँ गए तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ। उन्होंने हमारी बॉडी देख के कहा कि बोला आपको क्या बीमारी है, आप तो बिल्कुल फिट से लग रहे हैं। मतलब बीमारी तो हमारे कुछ भी नहीं। वैसे हमारे पास तो सिर्फ बीमारी वालों ही आते हैं, कोई बीपी वाला, कोई शुगर वाला, कोई थायराइड वाला, यही आते हैं। और जो फिट बंदा वो आज तक नहीं आया। अभी को हमारे को योगा सिखा दो, स्ट्रेचिंग, वो उसके लिए कोई नहीं आया। और हमने देखा वो 10-12 महिलाएं योगा कर रही थी, काफी ओवरवेट थी, लेकिन वो सारी ही बीमारियों से पीड़ित थी। बाकी हॉस्पिटल में हम जाते हैं, वहां भी देखते हैं कि वो बीके में जाते हैं, इमरजेंसी में इतनी दुनिया भरी पड़ी है कि इतने दुखी हैं लोग, सब ओवरवेट है सब। लाइफस्टाइल का ही गेम है सारा। लाइफस्टाइल बदलोगे जब जिंदगी अपना आप बदल जाएगी। और योगा सेशन था हमारे यहाँ पुलिस लाइन में, मैंने देखा पुलिस 95% लोग ओवरवेट थे। तो और वो लेकिन उनसे पूछ के देखो, कह कि ना जी कोई ऑप्शन बता दो, न्यूट्रिशन तो हम लेंगे। तो मैं बोला नहीं लोगे तो भैया अपना जो लाइफ आप जी रहे हो वो जी जाओ। मेरे को लोग देखते हैं, लोग जी यार मेरे को कोई ऑप्शन बता दो। ऑप्शन कुछ नहीं है भैया, लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, आदतों को बदलना पड़ेगा। बदलोगे तो सुधर जाओगे अपना आप, ना बदलोगे तो अपना जीवन जी रहे हो। मैं भी तो जी रहा था, मैं 2016 से ऐसे ही जी रहा था। लेकिन जब अपनी आदतें बदली,
खाना पीना बदला तो लाइफ अपना आप ही बदल गई, सोच बदल गई। तो भाई आदतें तो बदलनी ही पड़ेगी। न्यूट्रिशन तो खाने में ऐड करना पड़ेगा, आदतें बदलनी पड़ेगी, बस है सिंपल से तो काम है। इनको भी लोगों ने मुश्किल बना रखा है। चलो थैंक यू सर, थैंक यू। यही कह रहा है, बिल्कुल बीमारियां तो बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही, बढ़ ही रही है। बिल्कुल, लेकिन देखिए बाद बीमारियां बढ़ रही हैं और उस बढ़ने का कारण हमारा खाना और लाइफस्टाइल है। यही आज हमने जो है कि निष्कर्ष निकाला है, यही बातें हमने डिस्कस की है कि बदलाव कहाँ हुआ है, हमारे खाने में और लाइफस्टाइल में। और उस बदलाव की वजह से ही ये समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। तो आप कपिल के पास और चलते हैं। कपिल, एक बार अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी गुड सर मॉर्निंग। आज पापा का बर्थडे है, मैं यही बताना चाहता हूँ सबको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैसेज भी आया था सौम्या का, मैं ये करने वाला जी। बहुत बढ़िया अंकल जी, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। और आप अपनी जिंदगी को, एक स्वस्थ लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इससे बड़ी जो है कि गिफ्ट लाइफ में क्या हो सकता है। आप अपने बर्थडे के ऊपर एक फिटनेस को एंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया। आप अपनी फिटनेस को ऐसे एंजॉय करते रहें और हम सभी को प्रेरणा देते रहें। और भगवान से हम दुआ यही करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी जिंदगी को बिल्कुल अच्छे ढंग से जीते रहें। बहुत बढ़िया अंकल जी, बहुत बहुत मुबारक आपको दोबारा से पूरी कम्युनिटी की तरफ से। और सबकी दुआ है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें और ऐसे ही हमें गाइड करते रहें, हमें सिखाते रहें। हम एक दूसरे से ऐसे ही सीखते हैं। और सबसे मेन चीज़ है कि आप अपनी लाइफ को, फिटनेस को, स्वास्थ्य को एंजॉय कर रहे हैं। सबसे बड़ा गिफ्ट है, आप कपिल ने बहुत बड़ा गिफ्ट आपको दिया है, आपको फिटनेस दी है, आपको हेल्थ दी है। तो हम चाहते हैं कि ये जन्मदिन हम ऐसे ही आपका बार बार मनाते रहें, सालों साल मनाते रहें। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया आज का हमारा सेशन रहा, बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ। बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली है कि आज से अगर 1970-80 में हम, हमारी लाइफ कैसी हुआ करती थी, किस तरह से हमारे जो पेरेंट्स हैं वो जीते थे। जो आजकल के बच्चे हैं उनको तो इस चीज़ की सोच भी नहीं है कि किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया है। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग मैंने की है, रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अपने बच्चों को ज़रूर सुनाना है और खुद भी आप इसको एक बार तसल्ली से सुनेंगे। अभी हो सकता है किसी को ड्यूटी जाने की जल्दी थी, कोई लीव करके चले गए। शुरुआत में हमारे 42-44 के आसपास लोग ज्वाइन थे, तो किसी की मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन आप उसको रिपीट सुन सकते हैं। आप सुनेंगे, बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। बच्चों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। थैंक यू। इवनिंग सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।